कुछ दिनों से चीन तथा भारत के बीच सीमा पर सेनाओं का विवाद हो रहा है और चीनी सेना भारतीय सेना को 1962 की लड़ाई की धमकी दे रही है। आखिर किस तरह भारत और चीन के बीच 1962 में ये युद्ध हुआ, इसे जानेंगे हम इस वीडियो में। बात उस समय की है जब भारत आज़ाद हुआ था। उसी के 2 साल बाद ज़ाओ इनलाई के नेतृत्व में एक साम्यवादी देश का निर्माण हुआ, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। 1950 में चीन ने भारत और चीन के बीच स्थित एक देश तिब्बत पर हमला कर दिया और धीरे धीरे उस पर कब्जा करके उसे एक राज्य घोषित कर दिया। पहले भारत और चीन के बीच जो सीमा सिर्फ लद्दाख के छोटे हिस्से से लगती थी, वह अब बढ़कर आज के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट तक फैल गई थी। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद भी नेहरू चीन के साथ कोई भी सीमा का मुद्दा उठाने के लिए राजी नहीं थे। प्रदेश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल नेहरू की इस बात से सहमत नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नेफा कहा जाता था, चीन और भारत को अलग करने वाली रेखा मैकमहन लाइन थी, जिसे ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने मिलकर तय किया था। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसे जबरन तय की गई सीमा कहते थे। उस समय चीन में भारत के एम्बेसडर के.एम. पन्नीकर थे। नेहरू ने उन्हें ज़ाओ इनलाई से मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन मुलाकात में सीमा को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसमें शांति और दोस्ताना माहौल में रहने की बात लिखी गई थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, लेकिन इसके बीच कुछ अहम बातें दब गई थी। भारत जिसे अपनी सीमा मानता था, उसे समझौते में ठीक प्रकार से दर्शाया नहीं गया था। पंचशील समझौते के बाद ज़ाओ इनलाई भारत आए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, पर सीमा पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। नवंबर 1956 में ज़ाओ इनलाई राज के दौरे पर थे। उसी समय तिब्बत के बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भारत आए। वह तिब्बत में चीन की नीतियों से परेशान थे। उन्होंने भारत में शरण लेने की बात नेहरू के सामने रखी, लेकिन नेहरू ने उनकी इस बात को इनकार कर दिया और किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें वापस भेज दिया। सितंबर 1957 को चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने यह खबर छापी कि सिंगजियान से तिब्बत तक की सड़क तैयार हो गई है। यह भारत के लिए बड़ा झटका था। यह सड़क अक्साई चीन से होकर गुजरती थी, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता था। अक्साई चीन को लेकर ज़ाओ इनलाई की नीयत जानने के लिए नेहरू ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इसका जवाब ज़ाओ इनलाई ने 1 महीने बाद दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि भारत और चीन की सीमाएं कभी भी औपचारिक तौर से तय नहीं की गई थी और चीन ने इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह कुछ और कार्य में व्यस्त था। यह साफ था कि चीन का रवैया बदल रहा था। इसी दौरान एक घटना घटी। तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत हो गई। दलाई लामा को ऐसा लग रहा था कि चीन उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वह अपने कुछ साथियों के साथ भागकर भारत आ गए, लेकिन दलाई लामा का भारत में स्वागत होना और नेहरू से मुलाकात चीन को रास नहीं आई। सीमा को लेकर संसद में नेहरू का विरोध बढ़ने लगा और उन पर जानकारी छुपाने का आरोप भी लगा। इन आरोपों से बचने के लिए उन्हें संसद में एक वाइट पेपर पेश करना पड़ा, पर इसके बावजूद संसद में विरोध कम नहीं हुआ। इसकी एक और वजह थी। उनके दोस्त तथा रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन, उस समय के आर्मी चीफ के.एस. थिमैया और मेनन के बीच कुछ विचार मेल नहीं खाते थे। आर्मी चीफ चीन को दुश्मन देश मानता था, लेकिन मेनन का मानना था कि असली खतरा पाकिस्तान से है। इसी बीच सितंबर 1959 को ज़ाओ इनलाई ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी, जिसके अनुसार चीनी सरकार मैकमहन लाइन को मान्यता नहीं देती और भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा कर रहा था। संसद में नेहरू ने अपनी स्थिति साफ कर दी। उनके अनुसार भारत और चीन उन बंजर पहाड़ियों के लिए लड़ रहे थे जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तभी संसद में मौजूद महावीर स्वामी ने अपनी टोपी उतारकर कहा, मेरे सर पर भी एक बाल नहीं उगता, तो क्या मेरा सर भी कलम कर दिया जाए। 23 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने एक अहम बैठक की, जिसमें कश्मीर और नेफा में तैनात भारतीय सेना का ब्यौरा दिया और 4th डिवीज़न जो पंजाब में तैनात थी, उसे नेफा भेजा गया। लेकिन यह एक गलत फैसला था, क्योंकि 4th डिवीज़न की ट्रेनिंग पहाड़ी इलाकों पर लड़ाई के लिए नहीं हुई थी। सीमा पर सेना की तैनाती होती उससे पहले ही ज़ाओ इनलाई ने नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत और चीन की सेना लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मेफा में मैकमहन लाइन के 20 किलोमीटर पीछे चली जाए। साफ था कि भारत का वो हिस्सा जो चीन के कब्ज़े में था, वो चीन के पास रहे और भारत के कब्ज़े में नेफा है, वो भारत के साथ ही रहे। नेहरू किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते थे। अप्रैल 1960 को ज़ाओ इनलाई भारत आए। वह लगभग 1 हफ्ता भारत रहे। उस दौरान उनकी नेहरू से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने अपना प्रस्ताव दोबारा दोहराया।
पर नेहरू ने उसे ठुकरा दिया। 6 दिसंबर 1960 को भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता के लिए नेहरू ने वकालत की, जिसकी आज भी आलोचना होती है। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन की सेना के बीच छोटी मोटी गोलीबारी हुई, जिसने बाद में एक बड़े युद्ध की शक्ल ले ली। चीन ने लद्दाख से लेकर नेफा तक हमला बोल दिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पता चल गया था कि भारतीय सेना चीनी सेना से मुकाबला नहीं कर सकती। युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू देश को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन चीन ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। 20 नवंबर 1962 को चीन के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि चीनी सेना आधी रात से सीज फायर लागू कर देगी और हफ्ते भर बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। तब तक भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। भारत के लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई थी। भारत की सेना के 1300 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। लगभग 1100 सैनिक घायल थे, जबकि 1700 सैनिकों का पता भी नहीं चला और 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। लड़ाई के 55 साल बाद भी चीन और भारत के रिश्ते उस लड़ाई से प्रभावित हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। उस समय भारत की वायुसेना चीन की वायुसेना से अधिक ताकतवर थी। तो दोस्तों, हो सकता था कि अगर भारत अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता तो शायद हम ये युद्ध जीत जाते, या फिर हमारा जितना नुकसान हुआ वो कुछ कम हो सकता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए।